नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। राजधानी दिल्ली की हवा में घुले जहर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार की दलीलें सुनी और बेहद कड़ी टिप्पणियां की और कहा कि इतना गंभीर मामला होने पर भी दिल्ली और आसपास के राज्यों में सामूहिक प्रयास नहीं दिख रहा है। अदालत के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने कल इस मामले में आपात बैठक बुलाने का आदेश दिया है। अब रोडों पे चलने पे भी आंख में भी लगता है प्रदूषण, इतना बुरा हो रहा है। ये तो तैयारी करना चाहिए था ना सरकार को यार, कि पूरा इंतजार कर लो। जैसे उसमें जो कोरोना काल में ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे थे, सिलेंडर का इंतजार है, तैयारी तो पहले से करके चलना पड़ता है ना भैया। उठता हूँ जब सवेरे को तो आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी, और चाहे कितना भी कपड़ा आपने मास्क लगा लिया फिर भी यही हालत रहता। हमारी बेटी है, उसको इतना ज्यादा कंजेशन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। दिवाली तक वो बिल्कुल ठीक थी और उसके बाद में उसको इतना ज्यादा कंजेशन हो रहा है कि वो तो घर से बाहर ही स्टेप नहीं कर सकती। कोई तैयारी नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डंडा इन पे उठाया तो तब जाके थोड़ा स्टेज में आए। हम तो सिर्फ मास्क ही लगा सकते हैं, लेकिन उससे हम ब्रीदिंग तो स्टॉप नहीं कर सकते अपनी। तो गवर्नमेंट को उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए। इतने सारे हमारे कंसल्टेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इसको स्टडी करते हैं। तो गवर्नमेंट मस्ट कंसल्ट देम एंड डू समथिंग कंक्रीट सो दैट वी कैन ऑल ब्रीथ। प्रदूषण से दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हैं। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हालत इतनी बुरी है कि स्कूल दफ्तर बंद करने पड़ गए हैं। कंस्ट्रक्शन का काम भी ठप हो गया है और जनता घर में दुपकने को मजबूर है। लोगों की इसी दुर्दशा ने सुप्रीम कोर्ट को भी बेहद नाराज कर दिया है और उसने दिल्ली में जहरीली हवा के इस बढ़ते खतरे पर सरकारों के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपना लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले में आदित्य दुबे नाम के याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई हुई, लेकिन जैसे ही दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने सड़क साफ करने वाली मशीनों के एमसीडी के तहत होने की बात कही, ये सुनते ही कोर्ट सख्त हो गया। चीफ जस्टिस ने पूछा, दिल्ली में सड़क सफाई की कितनी मशीनें हैं? राहुल मेहरा ने कहा, दिल्ली में 69 मशीनें हैं। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, इन मशीनों की संख्या तुरंत बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मेहरा ने कहा, सरकार और एलजी का इसके प्रति संकल्प है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, संकल्प तो यहाँ सभी ने कर रखा है, इसका कोई मतलब नहीं। मशीनें कहाँ से आएंगी? आपको कितनी मशीनें चाहिए? मेहरा ने कहा कि ये सब एमसीडी देखती है, म्युनिसिपल कमिश्नर को बताना होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने तल्ख अंदाज में कहा, आप अपनी जिम्मेदारी एमसीडी पर डाल रहे हैं। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस तरह की हीरा हवाली से हम आपके खर्चे और आमदनी की जांच करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये देखेंगे कि आप विज्ञापनों पर कितना खर्च कर रहे हैं, हमें इसके लिए मजबूर मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। जिस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वो भी इस जहरीली गैस के साए में घिरा हुआ था। दिल्ली एनसीआर की हवाओं ने ऐसा कोहराम मचाया है कि सत्ता से लेकर अदालत तक सब कुछ हिल चुका है। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां से सत्ता चलती है देश की। जरा आप देखिए, सामने की तरफ जो राष्ट्रपति भवन है उसके आसपास स्मॉग की ऐसी चादर है कि जो राष्ट्रपति भवन है वो भी काफी धुंधला दिखाई दे रहा है। अब हम आपको एक दूसरी तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। राजधानी दिल्ली की पहचान है इंडिया गेट। अगर आप यहां से देखें तो इंडिया गेट के आसपास स्मॉग की ऐसी चादर है कि इंडिया गेट भी जो है वो धुंधला दिखाई दे रहा है। ये उस इलाके का हाल है जो बाकी दिल्ली एनसीआर से ज्यादा हरा भरा और साफ सुथरा रहता है। इसीलिए जब सुप्रीम कोर्ट को सरकारें गंभीर नहीं लगी तो वो नाराज हो गया।
दिल्ली सरकार का पूरे हलफनामे में वायु प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा में जलने वाली पराली को ज्यादा जिम्मेदार बताया गया था। इसी के बाद अदालत ने दिल्ली सरकार से कहा कि आप दादी माँ की कहानी सुना रहे हैं कि मछली कैसे मर गई, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं। पराली का कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सफर के द्वारा ही डेटा जारी किया जाता है, तो केंद्र सरकार की तरफ से ही वो डेटा आता है। दिल्ली सरकार के पास तो अभी कोई ऐसा मेजरमेंट है नहीं, उसी के ऊपर सभी लोग भरोसा करते हैं। वो अलग अलग समय में अलग अलग होता है। दिल्ली सरकार ने अदालत में कहा कि वो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाने को तैयार है, लेकिन इसका फायदा तभी होगा जब बाकी एनसीआर के राज्य भी ऐसा करें। इस पर कोर्ट ने कहा कि ये हम तय नहीं कर सकते। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट से यही लताड़ पड़ी है कि कागजी रिपोर्ट दिखाने की बजाय हमें ये बताइए कि जमीन पर आपने क्या काम किया है प्रदूषण को रोकने के लिए। इसी के साथ न्यायपीठ ने यह भी पूछा कि पराली जलाने के अलावा भी जो प्रदूषण के कारण हैं, जैसे कि इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, गाड़ियां वगैरह, उनके बारे में आखिर आप क्या कर रहे हैं, ये भी बताइए। अदालत की नाराजगी इस बात पर भी थी कि इतना गंभीर मामला होने पर भी राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वय नहीं दिखता। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम केंद्र सरकार को आदेश देते हैं कि वो मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को मौजूद रहना होगा। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी कहा कि वो ये तय करे कि अगले 2 हफ्ते तक किसान पराली न जलाएं। पंजाब, हरियाणा सरकारों को भी कोर्ट से यही डांट पड़ी कि आपने अभी तक पराली जलाते हुए किसानों को रोकने के लिए कुछ कदम नहीं उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि आप किसानों को फाइन लगा रहे हैं, उनके ऊपर पेनल्टी इंपोज कर रहे हैं, लेकिन उससे क्या फायदा होगा? किसानों को कुछ आप मदद दीजिए ताकि वो पराली जलाना बंद करें। ये सारे सवाल जो कोर्ट ने करे हैं, उसका जवाब अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग आज या ट्यूसडे को हो और उसकी फिर पूरी रिपोर्ट वेडनेसडे सुबह कोर्ट को दी जाए कि आखिर क्या केंद्रीय कोऑर्डिनेटेड कदम उठाए जा रहे हैं सभी एनसीआर स्टेट्स के द्वारा, ताकि ये जो पोल्यूशन का हाल है उसको थोड़ा ठीक किया जा सके। पंजाब, हरियाणा में जलने वाली पराली को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया था। दावा किया गया था कि दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला बनाने में पराली का 40% योगदान है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया। आप और भाजपा को श्वेत पेपर जारी करना चाहिए कि उन्होंने सिवाय आज इश्तिहारबाजी के, आरोपबाजी के, ये जो काला प्रदूषण है उसको दूर करने के लिए क्या किया गया। दिल्ली वासियों के आज जो फेफड़े हैं वो भाजपा और आपकी फेंकू राजनीति की एक बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है और न तो उनको माफ किया जाना चाहिए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी का भी कितना असर होगा यह हमें देखना पड़ेगा। देश की राजधानी दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोग बरसों से यूं ही जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पंकज जैन, अरविंद ओझा, संजय शर्मा के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। और आइए अब हम आपको बताते हैं कि प्रदूषण का खतरा कितना बड़ा है और कितना बढ़ता जा रहा है, जिसने आज सुप्रीम कोर्ट को भी इतना नाराज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन आंकड़ों पर प्लीज गौर कीजिए। जहरीली हवा यानी कि प्रदूषण के खतरे को आप यहां पर इस तरह से समझिए। देखिए, दुनिया भर में हर साल वायु प्रदूषण से 42 लाख मौतें होती हैं। ये कम आंकड़ा नहीं है 42 लाख का। 99% आबादी दुनिया की ऐसी है जो प्रदूषण के पोल्यूशन की चपेट में है और सबसे ज्यादा खतरा निम्न मध्यम वर्ग आय वाले देशों पर है, यानी कि गरीब देशों पर है। इसके अलावा देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड प्रदूषित शहर कौन सा है? हमारा दिल्ली एनसीआर है। 3 करोड़ लोगों पर, 3 करोड़ दिल्ली की आबादी पर असर है। 54,000 के लगभग मौत एक साल में, और यहां पर आर्थिक नुकसान देखिए 60,204 करोड़ रुपए का। मेक्सिको सिटी 2 करोड़ 2 लाख लोग, 15,000 मौतें, 59,460 करोड़ रुपए का नुकसान। दूसरे नंबर पर मेक्सिको सिटी यहां पर आती है, लेकिन नंबर 1 है हमारा दिल्ली एनसीआर। साओ पाउलो 2 करोड़ 2 लाख 15,000 मौत, 52,032 करोड़ रुपए का नुकसान। एक और शहर के बारे में बता देते हैं, शंघाई बनाने की बात होती है 2 करोड़ 6 लाख और 60 लाख और
39,000 अनुमानित मौतें। तो ये है, देखिए कितना बड़ा खतरा यहां पर। एक और हम यहां पर आंकड़ा आपको बताएं, दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली सबसे ज्यादा दुनिया में प्रदूषित शहर है। 2020 में यहां पोल्यूशन से 54,000 मौतें हुई, जो अभी हमने आपको बताया। लेकिन कोरोना के 20 महीने में 25,094 मौतें हुई, यानी कि कोरोना से कहीं ज्यादा मौतें अगर हुई हैं तो वो पोल्यूशन से, प्रदूषण से हुई हैं। और 2020 में पूरे एक साल में प्रदूषण से भारत में 1,20,000 लोगों की मौत हुई। आप अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक है। और दिल्ली में तो आज और हम जहर सांस के साथ अंदर ले रहे हैं। कोरोना अपने साथ डर और लॉकडाउन को भी लेकर आया था। आप जानते हैं, हमारे देश ने और पूरी दुनिया ने पहली बार लॉकडाउन शब्द से सामना किया था। एक ऐसी जिंदगी जी थी जिसने करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया, छोटे व्यापारियों, कारोबारियों को तबाह कर दिया। लॉकडाउन इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारे देश की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन क्या पोल्यूशन, प्रदूषण का इलाज भी लॉकडाउन है? इसका उन मजदूरों पर क्या असर होगा जो हर रोज कमाते हैं और खाते हैं? ऐसे ही लोगों के समर्थन में जोरदार दस्तक देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के वायु प्रदूषण पर यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता एक कार्टून है, जिसमें दिल्ली के प्रदूषण में काला हुआ तोता अपने साथियों से कहता है कि वो उसे कौवा समझने की भूल न करे। उसकी ये हालत दिल्ली से उड़कर आने की वजह से हुई है। दिल्ली के प्रदूषण पर लोग इस तरह के कार्टून और मीम पर चुटकियां ले रहे हैं, ऐसे मैसेज आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में एक तबका ऐसा भी है जिसे दिल्ली का प्रदूषण खून के आंसू रुला रहा है। पिछली बार लॉकडाउन था कोरोना की वजह से, इस बार प्रदूषण की चक्कर लगा रहे हैं। तो मजदूरों से ये क्या प्रदूषण हो रही है? मजदूर के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्या खाएंगे हम लोग, भूखे मर जाएंगे। बहुत सारी समस्याएं, हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं कमाएंगे तो खा नहीं पाएंगे। काम चला तो घर का खर्चा चला, अब फिर से लॉकडाउन लगाने की सरकार सोच रही है प्रदूषण की वजह से। तो हम लोग मजदूरी करते हैं, फिलहाल अभी भी खाली बैठे हैं, अभी काम नहीं चल पा रहा है। तो आगे सरकार से हिदायत तक हम मजदूरों के बारे में सोचे। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का दम घुट रहा है तो शिव पूजन और राजाराम जैसे मजदूरों के सामने भूखमरी का संकट पैदा हो गया है। प्रदूषण और उसके नाम पर लगने वाली पाबंदियों ने काम की तलाश में दिल्ली आने वाले मजदूरों को खौफ से भर दिया है। डर इस बात का है कि अगर दोबारा लॉकडाउन लगा तो क्या होगा। मजबूरी में सर, तीनों से काम बंद है। डेली खाने कमाने वाले हम लोग आदमी है, बच्चे बहुत दुखी है। डेली मतलब कमाते हैं, पैसे ले जाते हैं तो बच्चे खाते हैं। दिल्ली में शिव पूजन जैसे मजदूरों की चिंता बढ़ने की वजह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान है जिसमें उन्होंने राजधानी को प्रदूषण के प्रकोप से बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की शरण में जाने की बात कही थी। हम पूरा वर्कआउट कर रहे हैं कि उसके क्या मायने होंगे, उस लॉकडाउन के क्या मायने होंगे। अभी लगा नहीं रहे हैं, हम एक उसका प्रस्ताव बना रहे हैं और इस प्रस्ताव को हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे कि अगर ऐसा होता है और केंद्र सारी एजेंसी से डिस्कस करके, बिकॉज ये बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप होगा। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर में जब हालात बिगड़े थे तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी का हवाला देकर केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया था। लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को यह लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है। इस तरह दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन लगा और लाखों मजदूर घर लौटने को मजबूर हुए थे। इस बार हालात सुधरे तो इन लोगों ने पिछली बार के नुकसान की भरपाई के लिए छत पर काम करने का फैसला किया, लेकिन प्रदूषण और सरकार की नीतियों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। बड़ी मुश्किल से तो इस साल कंस्ट्रक्शन खुली है, हम लोग काम कर रहे हैं, अब वो भी बंद करवा रहे हैं तो हम क्या करेंगे सर? हमारे बीवी बच्चे क्या खाएंगे? छठ पर भी नहीं गया घर, सोचे कुछ पैसे जुड़ जाएंगे तो छुट्टी हो जाएगी, पैसे नहीं जोड़ पाएंगे। इस चक्कर में छठ पर भी नहीं गए हम लोग अपने बच्चे के पास। यही हाल राजाराम ठाकुर का है जो दिल्ली में बरसों से मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन लॉकडाउन शब्द सुनकर डरे हुए हैं। दिवाली से पहले यहाँ चली आए इसलिए कि हमारे पास बहुत परेशानियां थी। सोचे कि चलते हैं कुछ पैसे कमा लेंगे वहाँ, फिर बाल बच्चे के लिए यहाँ भेज देंगे, लेकिन मेरे साथ यह ऐसा हुआ नहीं।
यहाँ आए तो देख रहे हैं कि फिर सरकार प्रदूषण के चलते बंद करना चाहती है हम लोग का काम धंधा। अब हम गरीब क्या करेंगे? गरीब तो हम मर जाएंगे भूखे प्यासे। यहाँ कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे? CMI यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने बताया था कि लॉकडाउन ने 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया था, लेकिन लगता है कि सरकारों ने लॉकडाउन को हर समस्या का समाधान करने का मंत्र बना लिया है। परेशानी सारी है, काम धंधा नहीं है तो रोटी कहाँ से खाएंगे? बैठे हैं घर पे, क्या करेंगे? यहाँ पड़े हैं रोड पे तो यहाँ पे भी अब काम नहीं है तो खाना कहाँ से खाएंगे? गरीब आदमी मर रहा है और को मर रहा, पैसा वाला तो नहीं मर रहा, गरीब आदमी मर रहा। बस हम मजदूर आदमी मर रहा सारे। काम पे जाते 700 रुपये दिहाड़ी मिलती है जी, ये काम बंद हो गया। अब 3 दिन छुट्टी हो गई है, किराया नहीं, भाड़ा नहीं, कुछ नहीं। हम डेली में जाते हैं पलवल से आना जाना, 3 दिन का बड़ा कष्ट है हमारे को। ठीक है जी, बच्चों ने कहाँ से राशन भरेंगे? हम रोज का कमाना खाना हमारा जी, नहीं जी, बताओ कहाँ से भरेंगे हम? सरकार देगी हमारे को? चलो जी हम तुम्हें दे रहे हैं राशन, ये बताइए आप। या किराया देंगे हमको रेल का? इसमें पलवल वाली रेल में 30 रुपए लगते हैं किराए के, कहाँ से आएंगे बताइए? राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारण अगर बात की जाए तो वो है कंस्ट्रक्शन वर्क। कंस्ट्रक्शन जहाँ पर मकान बन रहा हो, बिल्डिंग बन रही हो, प्रोजेक्ट्स बन रहे हो, और उन प्रोजेक्ट्स पर लगातार जिस तरीके से सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जो जारी की गई है उनका पालन न होना दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण है। हम इस वक्त मौजूद हैं IP एक्सटेंशन के पास। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि इंद्रप्रस्थ के पास जो प्रोजेक्ट पिछले काफ़ी वक्त से चल रहा है उसके आसपास का नज़ारा आप देखेंगे तो तमाम जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर खोदी गई वो पूरी तरीके से यहाँ पर खुले में पड़ी है। ना यहाँ पर इसको ना तो स्प्रिंकलिंग के जरिए पानी का छिड़काव करके रोका गया ताकि ये धूल ना उड़े, ना ही इसको कवर किया गया, जिसके कारण IP इंद्रप्रस्थ के आसपास का जो एरिया है शाम के वक्त और सुबह के वक्त धूल में पूरी तरह से समाया हुआ होता है। तो सरकार और उनके विभाग अगर अपने फर्ज को सही तरीके से पूरा कर लें तो लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं होगी। सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। प्रदूषण के बाद अब बात किताब पर मचे कोहराम की। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। आज उपद्रवियों ने सलमान खुर्शीद के नैनीताल वाले घर पर पथराव किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। सलमान खुर्शीद की किताब को हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठन ISIS और बोको हरम से की और इस पर अब लगातार विवाद बढ़ रहा है। सलमान खुर्शीद का ये घर उन्हीं की किताब से पनपे गुस्से की भेंट चढ़ गया। ये सलमान खुर्शीद का नैनीताल स्थित घर है जहां उपद्रवियों ने पहले तोड़फोड़ की और फिर इस घर को आग के हवाले कर दिया। मीडिया पर जैसे ही खुर्शीद के जलते घर की तस्वीरें चलने लगी तो कांग्रेस नेता ने फौरन अपनी प्रतिक्रिया दी और फेसबुक पर घटना की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, क्या मैं अब भी गलत हूँ? क्या ये हिंदुत्व हो सकता है? इसने तो साबित कर दिया है उस बात को जो मैंने कहा था। मैंने कहा था, फिर कह रहा हूँ, हिंदू धर्म ये नहीं है। और जो लोग धर्म का विरोध करते हैं, धर्म का दुरुपयोग करते हैं और वो कहते हैं नहीं आप गलत कह रहे हो, हम ऐसा नहीं करते हैं, उन्होंने आज दिखा दिया कि ऐसा ही करते हैं। आज दिखा दिया तो मेरी बात तो साबित हो गई। खुर्शीद के घर पर हमले ने हिंदू बनाम हिंदुत्व वाले विवाद को पहले से कहीं ज्यादा उलझा दिया है। ये सारा विवाद सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुआ था जिसमें उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकवादी संगठनों से की थी। इस किताब के एक चैप्टर सैफरन स्काई यानी भगवा आसमान में सलमान खुर्शीद लिखते हैं, हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है जो हर तरीके से ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामी संगठन जैसा है। सलमान खुर्शीद की किताब के इसी अंश पर खूब हंगामा हुआ। खुर्शीद ने सफाई भी दी लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। धर्म की तो मैं तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैं धर्म का सम्मान कर रहा हूँ, वो धर्म को अटैक कर रहे हैं। तो अगर किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो उनसे होनी चाहिए, जैसे मुझे उनसे आपत्ति है क्योंकि वो हिंदू धर्म को अटैक करते हैं। हिंदू धर्म को अटैक करने वाले हमारे देश में स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये मैं कह रहा हूँ। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का आविष्कार कर दिया कांग्रेस हेडक्वार्टर में,
क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी थी। खुर्शीद से शुरू हुए इस विवाद में राहुल गांधी ने भी ये कहते हुए एंट्री ली कि हिंदू और हिंदुत्व एक नहीं है। हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। हिंदुत्व को हिंदू या हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत। सलमान खुर्शीद की किताब से शुरू हुआ विवाद अब बीजेपी बना कांग्रेस की लड़ाई बन चुका है। हिंदूवादी संगठन इस किताब को हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो इस वक्त हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया ये एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का ये एक्सप्रेस हाईवे है और ये कहा जा रहा है कि ये पूर्वांचल की दशा को बदल सकता है। कल यानी कि ठीक 18 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और सिर्फ उद्घाटन ही नहीं, दरअसल एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है जिसमें लड़ाकू विमान युद्ध की स्थिति में कैसे इमरजेंसी लैंडिंग करेंगे इसकी भी एक झलक दिखाई देगी। तो क्या वाकई ये एक्सप्रेसवे एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा पूर्वांचल के लिए? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। पूर्वांचल में मोदी का बड़ा चुनावी दांव। विकास और राष्ट्रवाद की पिक्चर दिखेगी। 105 मिनट से बदलेगी पूर्वांचल की हवा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 16 नवंबर की तारीख बहुत खास होने वाली है, ऐतिहासिक होने वाली है। 16 नवंबर को नरेंद्र मोदी पूर्वांचल पहुंच रहे हैं। मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी होंगी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। मोदी अपनी टीम के साथ पूर्वांचल क्यों आ रहे हैं, इसका ट्रेलर आप एक्सप्रेसवे पर रिहर्सल करते लड़ाकू विमान की गर्जना से समझ सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर यानी कि कल करेंगे और हम उसी एयर स्ट्रिप पर मौजूद हैं जहां पर कई लड़ाकू विमान उतरेंगे प्रधानमंत्री के सामने, उनका प्रदर्शन होगा। जगुआर, मिराज 2000 और साथ साथ सुखोई 30, ये 3 विमान ऐसे हैं जिन्हें कि यहां पर कल उतारा जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूरब की तरक्की के नए गेटवे के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी तरफ देश की वायुसेना को नई शक्ति देने वाला भी। ऐसा क्यों, हम आपको बताते हैं। दरअसल 16 नवंबर को दोपहर करीब 2 बजे प्रधानमंत्री सुल्तानपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री सुपर हरकुलस पर सवार होकर पहुंचेंगे। सुपर हरकुलस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। 105 मिनट तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन कार्यक्रम में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एक संबोधन होगा। 45 मिनट के एयर शो का आयोजन किया गया है। इमरजेंसी एयर स्ट्रिप पर फिर फाइटर जेट अपना पराक्रम दिखाएंगे। फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई, जगुआर और मिराज फ्लाई पास्ट करेंगे। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे को टच करते हुए फिर उड़ान भरेंगे। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट विमान अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे, जिसमें मिराज विमान भी शामिल है, जो 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसके अलावा सुखोई, जगुआर का दम दिखेगा। पूर्वांचल हाईवे पर सुल्तानपुर जिले के पास एयर स्ट्रिप बना है। इसी जगह पर युद्धक विमान अपना करतब दिखाएंगे। 3.2 किलोमीटर इस एयर स्ट्रिप की लंबाई है और इस पर एयर शो होंगे।
3 किरण एयर शो होंगे, जिस पर कि अलग अलग टच एंड गो का भी प्रदर्शन होगा। साथ साथ किस तरीके से जो फाइटर प्लेन्स उतरते हैं तो जो ग्राउंड स्टाफ कैसे काम करता है उसका भी प्रदर्शन होगा। पूर्वांचल के लिए इस एक्सप्रेसवे को योगी गेम चेंजर बता रहे हैं। इस एक्सप्रेसवे में हम लोग 8 स्थलों पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की भी स्थापना करेंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, कार्रवाई आगे बढ़ चुकी है और बहुत शीघ्र इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यहाँ आपको यह समझना है कि एक्सप्रेसवे से योगी सरकार ने पूरे पूर्वांचल को जोड़ दिया है। दरअसल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 340 किलोमीटर है। ये लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर गाजीपुर के हैदरिया पर जाकर खत्म होगा। ये यूपी के 9 जिलों से सीधा जुड़ा होगा, जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर शामिल है। इसके अलावा लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए कुछ और जिलों से इस एक्सप्रेसवे को जोड़ा जाएगा, जिसमें आजमगढ़ से गोरखपुर तक 110 किलोमीटर तक लिंक एक्सप्रेसवे होगा। वहीं गाजीपुर से बलिया का 30 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। 340 किलोमीटर लंबा ये पूरा का पूरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसकी शुरुआत हो रही है लखनऊ के चांदसराय से और इसका समापन होगा गाजीपुर के हैदरिया गांव में। वैसे इसका विस्तार आगे का है, बलिया तक इसको ले जाने की योजना है, लेकिन फिलहाल इसके जरिए यकीनन भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे पूर्वांचल और अवध में एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है। महज 36 महीने में ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हुआ है। मोदी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था और अब उद्घाटन करने आ रहे हैं। यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो टेंट बना है वो लगभग 1 लाख के लगभग का जा रहा है, परंतु ये एयर शो हो रहा है तो इसके कारण जब हमने पता कराया तो क्षेत्र में कौतूहल बहुत है, तो इसीलिए हमने थोड़ी सी और जगह ली कि मान लीजिए एक्स्ट्रा लोग आ जाते तो उनको कम से कम वहाँ पे आने की जगह मिल जाए, ताकि सब चीज प्लान तरीके से हो जाए। आज की ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर तब दिखेंगी जब पूर्वांचल को एक साथ 2 सौगात मिलेगी। पहली एक्सप्रेसवे की रफ्तार और दूसरी रनवे पर भारत की शौर्य गाथा। आलोक श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ चित्रा त्रिपाठी, सुल्तानपुर आज तक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस एक्सप्रेस वे को लेकर विजन और मिशन के बारे में डिटेल में बताया। क्या है इस एक्सप्रेस वे की खूबियां, क्यों इस तरीके की भव्य तैयारियां इसके उद्घाटन के लिए की गई हैं, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 16 नवंबर को होगा। ये कार्यक्रम कितना अहम है आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। खुद योगी आदित्यनाथ तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर मौजूद कुमार अभिषेक की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे और उसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 16 नवंबर यानी कि कल इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और आज बकायदा उस एयर स्ट्रिप पर पहुंचे जहां पर कल एयर शो होना है और तमाम जो उन्होंने जायजा लिया है उसका। और मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं इस वक्त एयर स्ट्रिप पर। जैगुआर, मिग के अलावा कई और जो फाइटर प्लेन हैं वो उतरेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भव्य उद्घाटन में कोई कमी न रहे, इसलिए खुद योगी मोर्चे पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाते हैं कल का कार्यक्रम कैसा होगा, कौन कहां बैठेगा। अब ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, सरकार का दावा है कि सबसे बेहतर एक्सप्रेसवे है और इसी पर हरकुलियस जो मालवाहक विमान है वो उतरेगा। प्रधानमंत्री मोदी इससे उतरेंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद उनकी आगवानी करेंगे और हम आपको दिखा दें बाएं तरफ जो बड़ा सा एक पंडाल बन रहा है, ये पंडाल वो है जब बड़ा पब्लिक कार्यक्रम इसमें प्रधानमंत्री करेंगे और देश को इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वो समर्पित करेंगे। कार्यक्रम का जिम्मा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह संभाल रहे हैं। आज तक संवाददाता ने उनके पूरे प्रोग्राम की रूपरेखा समझी। ये बताइए सर कि बहुत बड़ी तैयारी, बहुत लंबा चौड़ा टेंट, कितने लोग आने वाले हैं और क्या तैयारी?
लगभग 1.5 लाख की तैयारी है, 1.5 लाख से 2 लाख तक। मगर हम लोग ने देखा है कि जैसे पिछले महीने ही हमने सिद्धार्थनगर में भी किया था, एक जो हमारा जो नॉर्मल इंतजाम है 50,000 का या 75,000 का, उससे कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा भीड़ स्वतः आ जाती है जहाँ तक मोदी जी का कार्यक्रम होता है। तो इसको अंदाज लगाते हुए काफ़ी इंतजाम किया गया। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साक्षी बनेंगे। योगी सरकार ने पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक। प्रदेश की कुल सीटों में से 164 सीटें पूर्वांचल से हैं, यानी कि कुल सीटों का 33% हिस्सा पूर्वांचल से आता है, यानी कि एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। और एक समय ऐसा था जब ये बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे करके बीजेपी ने अपने संगठन को बूथ बूथ जाकर मजबूत किया और 2014 के बाद से हर चुनाव में पूर्वांचल ने मोदी जी को ही चुना है। तो क्या ये एक्सप्रेस वे इस जीत को, इस पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को नई रफ्तार देगा? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। – 2022 का चुनावी मुद्दा क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल ने सेट कर दिया है। अयोध्या से शुरू हुआ चुनावी दाव अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक पहुंच गया है। चुनाव भी दूर है, लेकिन सियासी रंग अभी से चढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि यूपी के राज दरबार का दरवाजा पूर्वांचल से ही खुलता है। यही वजह है कि पूर्वांचल की सियासी बिसात पर अभी से गोटियां बिछने लगी हैं। 20 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात देकर विकास के नाम पर पूर्वांचल के सियासी चौसर पर मजबूत पासा फेंका है। अब 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसी कड़ी में दूसरा बड़ा दांव माना जा रहा है। दरअसल पूर्वांचल वही क्षेत्र है जिससे बीजेपी को साल 2014 के आम चुनाव में, 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा चुनाव में सत्ता तक पहुँचाया। अब उसी पूर्वांचल में 2022 में योगी मोदी की एक बड़ी परीक्षा है। यहाँ आपको याद रखना है कि पूर्वांचल को जीतने के लिए शाह ने भी मोर्चा संभाला है। खास तौर पर काशी में अमित शाह ने संगठन की अहम बैठक की। पूर्वांचल से ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरी। इनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। शाह से पहले यूपी चुनाव में ताल ठोक रही समाजवादी पार्टी समेत दूसरी पार्टियां पूर्वांचल में बीजेपी की काट खोज रही हैं। तरह से आज महंगाई ने आपके जीवन खराब कर दिए हैं। जिस तरह से आप जूझ रहे हैं कि 1000 रुपए का पेट्रोल डीजल, 900 रुपए, 1000 रुपए में सिलेंडर, आप कैसे गुजारा करते हैं? मैं जानना चाहती हूँ, कैसे गुजारा कर रहे हैं? जितने भी छोटे छोटे दुकानदार हैं, तमाम दुकानें बंद की गई हैं। तमाम पार्टियां अपने सियासी पैतरे से पूर्वांचल को साधने की जुगत में हैं, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दाव से बीजेपी विरोधियों पर भारी पड़ सकती है। दरअसल 341 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे न सिर्फ गाजीपुर, बलिया और आजमगढ़ समेत आसपास के जिलों के विकास को तेज करेगा, बल्कि यहाँ के पिछड़ेपन को भी दूर करेगा। गाजीपुर से दिल्ली पहुँचने में 10 घंटे लगेंगे। राजधानी से पूर्वांचल के आखिरी छोर तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से खेती किसानी के लिए कारोबार के नए रास्ते खुलेंगे। वहीं सब्जी और दूध व्यवस्था को एक्सप्रेसवे से फायदा होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गाजीपुर से बिहार जोड़ने के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है। साफ है, यूपी की सियासी दरबार की राह ही पूर्वांचल से होकर जाती है और उसी राह पर अब बीजेपी एक्सप्रेसवे की रफ्तार पकड़ना चाहती है। सुल्तानपुर से कुमार अभिषेक, आज तक।